हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। आप कहोगे सर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की तो आपने इतने सारे वीडियोस को अपलोड किया है, वापस से सर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की कैसे बात करो? नहीं स्टूडेंट्स, हम लोग बात करेंगे आज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एक अलग फॉर्म में। और वो फॉर्म क्या है? वो फॉर्म है इसका माइंड मैप। सर व्हाट इज द मीन ऑफ माइंड मैप सर? इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा है बेटा? इससे पहले हम लोग ने चाहे जितनी भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के नॉमेनक्लेचर हो, उनकी थ्योरीज हो, उनको हम लोग ने एक अलग अलग वीडियो में फॉर्म करके पढ़ा है। लेकिन अभी क्या है, बहुत से स्टूडेंट की क्वेरीज आ रही थी कि सर टाइम कम हम लोग के पास और बोर्ड एग्जाम पास है, आपको पता है 28 फेब है अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, तो सर इसको ऐसा कुछ करिए कि वन शॉट में चैप्टर पूरा प्रिपेयर हो जाए। सर तो कैसे करें? तो हम लोग ने बेटा यहाँ पे क्या किया है, हम लोग ने पूरी एक चैप्टर को समराइज करके बहुत मेहनत की है इस पे। आप देख रहे हो किस तरह से मेहनत की गई है। हम लोग ने एक वन शॉट में फॉर्म करने की कोशिश की है कि कुछ पॉइंट्स कीवर्ड्स जो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के वो कैसे होंगे। तो बेटा इसको मैं क्या बोल रहा हूं, माइंड मैप। हम लोग ने इसको किस फॉर्म में प्रिपेयर किया है? माइंड मैप के फॉर्म में, कि एकदम से चीजें देखेंगे हम लोग और सब कुछ हम लोगों को पता क्लियर क्रिस्टल की तरह एकदम क्लियर हो जाएगा कि कैसे फॉर्म हो रहा है कोई भी चैप्टर। तो बेटा आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम करीब आ रहा है, और जिसको आपने पढ़ा, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ी है वर्नर्स थ्योरी, आप मेरे वीडियोस में देख सकते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है लिगेंड्स, हम लोगों ने पढ़ा है नॉमेनक्लेचर, देख सकते हैं आप। हम लोगों ने पढ़ा है आइसोमेरिज्म, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये सब हम लोगों ने पढ़ा है बेटा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है बेटा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो इतनी सारी थ्योरीज जो सर हैं वो कैसे पढ़ेंगे हम लोग, कैसे करेंगे? तो मैंने क्या बोला, इस फॉर्म को हम लोग को सही से कैसे समझना है, तो वन शॉट में आज मैं आपको समझाता हूं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले क्या है चैप्टर का नाम? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या है चैप्टर का नाम? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो अभी क्या कह रहा है, इसके कुछ पॉइंट होते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या, इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डू नॉट डिसोशिएट इनटू सिंपल आयंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। आपको याद होगा मैंने बताया था आपको डबल सॉल्ट, क्या बताया था आपको? डबल सॉल्ट बताया था। और डबल सॉल्ट क्या था बेटा? डबल सॉल्ट में था फेरस अमोनियम सल्फेट जो कि था FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। वहां पे क्या हो रहा था बेटा? वहां पे आयंस पूरे पूरे ब्रेक हो रहे थे सॉल्यूशन में, तो वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं थे। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कौन है? जो आयंस में 100% डिसॉल्व ना हो पाए। मींस क्या है सर कि अगर वो पॉजिटिव और नेगेटिव में तो ब्रेक हो बेटा, लेकिन क्या हो कि वो 100% डिसोसिएट ना हो पाए। सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं, वो एग्जांपल क्या है? K4FeCN6। सपोज ये कंपाउंड है बेटा, तो इसको मैं क्यों कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों कह रहा हूं? जब मैं इसको आयन में ब्रेक कर रहा हूं, मैंने आपको एक रूल सिखाया था, अगर आपको ध्यान होगा, AXBY रूल। वो क्या था? XAY प्लस YB एक्स माइनस। अगर आपको बेटा थोड़ा सा भी ध्यान हो तो मैंने इसको आयन में ब्रेक किया था, तो ये ब्रेक हो जाएगा 4K प्लस FeCN6 और -4। यानी सर समझने वाला मेथड क्या है, क्या कंसेप्ट है बेटा? मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। कंसेप्ट क्या है कि यहां पे आयंस में पॉजिटिव तो ब्रेक हो रहा है, लेकिन नेगेटिव में क्या हो, आयरन और साइनाइड क्या हो पा रहे हैं? ब्रेक नहीं हो पा रहे हैं बेटा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो सर ये पॉइंट तो यहां से क्लियर हो गया। तो बेटा आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा एक पॉइंट में कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक्चुअल में होता क्या है। अब उसके बाद क्या है, देखिए ये डबल सॉल्ट डिसोशिएट कंप्लीटली इनटू आयंस। तो ये क्या है? तो बेटा ये तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं होगा। हमने अभी आपको एग्जांपल दे दिया कि ये क्या होगा, पूरा पूरा आयन में डिसोसिएट हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला कि ये क्या होगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं होगा। तो अब क्या करें, स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा? हम लोग ने पढ़ा है, अगर 11th आप लोग ने ध्यान दिया होगा तो हम लोग ने एक कांस्टेंट पढ़ा था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर आपको ध्यान हो बेटा कि जैसे कोई रिएक्टेंट है, जैसे सपोज एक रिएक्टेंट है और उससे कोई प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है B+C, तो एक कांस्टेंट नहीं होता था KC बेटा, बोलते थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो वो क्या होता था? प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन का मल्टीप्लाई, और कोई पावर में तो पावर में अपॉन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन, तो इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये क्या कहता है, स्टेबिलिटी कैसे रिप्रेजेंट होती है कि कोई भी इक्वेशन दी हो बेटा, वहां पे उनके हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उसकी स्टेबिलिटी निकाल देगा। तो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है बेटा ये। अब बात करते हैं क्या इसके अलावा, ठीक है? तो अगर मैं इसको बहुत ध्यान से देखूं, इस बात को बहुत ध्यान से देखी थी, ये पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है? अगर हम लोग इसको वो करना कोशिश करेंगे कि कैसे सर इसको सॉल्व करना है, ठीक है? तो अभी हम लोग मैंने बता दिया, ठीक है? आगे बढ़ते हैं इसको कि आप ये जो टर्म्स हैं, जो टर्म्स यूज हो रहे हैं, वो टर्म्स कौन कौन से टर्म्स हैं बेटा, बहुत ध्यान से देखते हैं। अगर ध्यान से देखें तो क्या कह रहा है, एकदम स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से जो हम लोग ने पढ़ चुके हैं सारे के सारे पॉइंट। वो पॉइंट क्या कहते हैं? कंपाउंड इन विच अ सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज लिंक्ड टू अ फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड।
तो वो क्या होगा, वो कोऑर्डिनेट कंपाउंड होगा। मतलब एक बेटा कंपाउंड सपोज यहां पे दिया है वही FeCN6। अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने आपसे क्या कहा था, -4। मैंने क्या कहा था, जो ब्रैकेट के अंदर होंगे बेटा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेटल, और उसको जो बॉन्ड फॉर्म कर रहे होंगे उसके साथ उसको बोलते हैं लिगेंड। तो वो पॉइंट्स अभी क्लियर करूंगा मैं आपको। तो ये पूरा कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। तो वो क्या कह रहा है, कंपाउंड इन विच सेंट्रल मेटल। तो ये जो अकेला है बेटा ये क्या हो जाएगा, सेंट्रल मेटल हो जाएगा। और आयन ये किससे लिंक्ड हो रहा होगा, कुछ फिक्स नंबर होगा ना अंदर, तो वो क्या होगा, वो नंबर होगा लिगेंड। अभी मैं आपको कहूंगा ध्यान से समझने वाली बात यह है कि बेटा एग्जाम बहुत करीब है, हमारे 28 को एग्जाम है। तो अगर आप इसको सिर्फ वन शॉट में देखने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है डबल शॉट, क्या होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, क्या होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्या टर्म्स होते हैं, तो उससे भी आपको कुछ ना कुछ एक क्लियर मैसेज मिलेगा कि चैप्टर में एक्चुअल में चैप्टर क्या कह रहा है। ठीक है, तो अब बेटा वो टाइम तो नहीं है कि आप स्पेसिफिक एक एक चीज को बहुत ध्यान से करें। आपके पास क्या है, कम टाइम में आपको पूरे चैप्टर को रिवीजन करना है। और ये माइंड में मैं आपसे वादा कर रहा हूं बेटा, ये माइंड में आपके लिए इतना ज्यादा हेल्पफुल है। आप इसको मैं पढ़ा दूंगा, वापस से पढ़िए। और हम लोग ने बहुत अच्छी कोशिश करी है आपके लिए। अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे बेटा तो इसमें एक एक पॉइंट क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे ये वर्ड देखिए, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या कहता है, ए सेंट्रल मेटल एटम आयन बॉन्डेड टू फिक्स नंबर ऑफ आयंस ऑफ मॉलिक्यूल। यानी हमें क्लियर हो गया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, एकदम आसान शब्दों में बता दिया। आप नेक्स्ट पॉइंट, सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल वही जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी में होगा, जो एकदम साफ। एन एटम विच फिक्स नंबर ऑफ आयंस ग्रुप आर बॉन्डेड। सीधी सी बात है, जो मेटल होगा उससे कुछ ना कुछ बॉन्ड होगा, और जो बॉन्ड होगा उसको बोलते हैं क्या, लिगेंड्स बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड लिगेंड्स, ध्यान से देखिए, आयंस और मॉलिक्यूल बॉन्ड टू सेंट्रल एटम। याद हो गया, ये भी हमें याद हो गया। आगे बढ़ते हैं। आप क्या करा, लिगेंड्स के बेटा टाइप थे, मैंने कहा था मोनोडेंटेट जिसको यूनिडेंटेट बोलते हैं, या बाइडेंटेट। मतलब अगर मेरी कैपेसिटी एक डोनेट करने की है तो वो क्या हो जाएगा, मोनोडेंटेट। अगर आपके पास दो डोनेट करने के लिए तो क्या हो जाएगा, बाइडेंटेट। तो वो सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर है बेटा। क्या कह रहा है, सिंगल डोनर। समझ रहे हो कितना सिंगल डोनर, कितना बेटा मैं सही बता रहा हूं। आप ये मुझे ऐसा लगेगा आप बोलोगे सर आप तारीफ कर रहे हो उसकी, एकदम क्लियर कट में ऐसा माइंड में मैंने देखा ही नहीं इससे पहले। अगर बहुत ध्यान से देखोगे आप, एक एक पॉइंट क्लियर है। क्या कह रहा है, बाइडेंटेट, तो कितने डोनर हो जाएंगे, 2 डोनर। और पॉलीडेंटेट में एग्जांपल क्या है, जैसे यूनिडेंटेट याद आपको ना, ClBr एक डोनर है। बाइडेंटेट में एग्जांपल क्या था, EN एथिलीन डाइमीन, यहाँ पे 2 डोनर है। और पॉलीडेंटेट तो हम लोगों ने पढ़ाई है, जहां पे 2 से ज्यादा डोनर हो जाएंगे उसको क्या बोलते हैं, पॉलीडेंटेट। देखो एक एक पॉइंट्स बेटा पूरा क्लियर कट में है सब कुछ कि कैसे यहां पे यूज हो रहा है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक अभी अगर आप ध्यान से देखो इस चीज को तो एक एक पॉइंट हम लोग को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब सुनना क्या बोल रहा है आगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब चिलेशन क्या था, मैंने कहा नहीं था कि एक साथ क्या, डाई और पॉलीडेंटेट विच फॉर्म्स मोर देन वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सपोज क्या है, चिलेशन क्या हो रहा हो कि एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाए। तो वो जैसे नहीं, कोई सेंट्रल मेटल है वो इधर से भी डोनेट कर रहा है लिगेंड, और कोई इधर से भी डोनेट कर रहा है, तो एक साथ कितने बॉन्ड हो गए बेटा, 2 बॉन्ड हो गए ना। जैसे सपोज यहां से कोबाल्ट को कोई यहां से कुछ है, या CN है यहां से डोनेट कर रहा है, यहां से डोनेट कर रहा, तो वो क्या, जब डोनेशन हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चिलेशन बोलते हैं। अब एम्बिडेंस क्या था बेटा, एम्बिडेंस का मतलब क्या था, जैसे मैंने लिखा सपोज CN, साइनाइड लिखा, तो साइनाइड में एक बार जो डोनर है वो C है, और अगर मैंने इसको लिख दिया NC, भाई चेंज कर सकता हूं, सीधी सी बात है, चेंज कर दो सर। अब एक बार डोनर C था, एक बार डोनर N हो गया, यानी कि एक ही कंपाउंड में कितने डोनर हैं, 2 डोनर है, तो वही तो एम्बिडेंस है। कैन लिगेट थ्रू 2 डिफरेंट एटम्स। हाँ क्लियर हो गया सर। आप CN लिख दो, NC लिख दो, या आप CNS लिख दो, NCS लिख दो। समझ रहे हो ना, सेंट्रल मेटल हर बार क्या हो रही है, तो इसको बोलते हैं एम्बिडेंस। अब आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर इतना आसान है, मैंने बोला था अगर मैं हूं यूनिडेंटेट तो मेरी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 1 है। अगर मैं हूं बाइडेंटेट तो मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 2 है। अगर मैं हूं ट्राइडेंटेट तो मेरा का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 3 है। टेट्रा के लिए 4 है, एकदम क्लियर है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ लिगेंड, तो मैंने इसको बेटा हम लोगों ने रटा नहीं सीधा सा, मैंने कहा था अगर आपको ध्यान हो, ClBr I ये सब क्या होता है, जितने भी यूनिडेंटेट होते हैं उनकी अकेले की पावर कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, EN एथिलीन डाइमीन, इसकी अकेले की पावर कितनी होती है, 2 होती है। मैंने बेटा बहुत अच्छे से समझाया, अगर आप ध्यान से देखेंगे वो वाला वीडियो जहां मैंने कोऑर्डिनेशन एंटिटी पढ़ाया है उसको जाके आप देख सकते हैं, जहां पे मैंने पढ़ाया आपको कैसे इसी के अंदर नॉमेनक्लेचर के अंदर ही ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाया है। आप जाके उस वीडियो में भी जा सकते हैं, बहुत अच्छे से एकदम क्लियर कट में है। तो अब क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर हमको सॉल्व करना आता है। मैंने बताया था ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का -1 होता है।
HCl, ये सब लाइन से हैं। हाइड्रोजन लिथियम इसका +1 होता है, मैंने बताया ना कैसे कि आउटर मोस्ट में कैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके बेसिस मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लूंगा। अब कहोगे सर नहीं मैं भूल गया, मुझे नहीं याद आ रहा है, तो ठीक है हम लोग करके देखते हैं। जैसे लिखा है FeCN6 और -4, सपोज ये ऐसे लिखा है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था आपसे, इसको x लेट किया, Cn का ऑक्सीजन नंबर कितना होता है -1 × 6, ठीक है, इक्वल टू चार्ज कितना दिया है -4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये माइनस का बेटा उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 6 - 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस का 2। तो अभी मैं आपसे ये बोल रहा हूं बेटा, आपको ये लग रहा होगा कि सर ये सब पॉइंट्स हमको क्यों नहीं पहले आपने बताया, तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक एक पॉइंट मैंने आपको बताया, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सारे की सारी चीजें क्लियर है वहां पे एकदम एक एक वीडियो में। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं इस माइंड में आपको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत ही अच्छे से, तो ये एकदम पूरा पूरा क्लियर। अब आगे देखिए, ऑक्सीजन नंबर हो गया। अब ऑक्सीजन नंबर क्या हमको क्या करना है, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स मेटल इज बॉन्डेड टू वन टाइप ऑफ डोनर ग्रुप्स। एकदम सीधी सी बात है, मुझे ये नहीं समझ में आता ये सर क्या लिखा है होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक। मैं आपसे ये कह रहा हूं, अगर ब्रैकेट के अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर सपोज Cl की फैमिली रह रही है, क्या रह रही है, सिर्फ Cl की फैमिली रह रही है, तो वो होमो हो जाएगा, ठीक है। या Br की फैमिली सिर्फ रह रही है तो वो क्या हो जाएगा, वो भी होमो हो जाएगा। लेकिन अगर इस कंपाउंड के अंदर मेटल के साथ साथ Cl भी है, Br भी है, I भी है, यानी कि एक से ज्यादा एलिमेंट्स हैं, तो वो हो जाएगा हेट्रोलिप्टिक। क्या हो जाएगा वो, हेट्रोलिप्टिक। तो सीधी सी बात सर, अभी जो आपने एग्जांपल लिखा, बार बार जो अपने आप एग्जांपल की बात कर रहे हो, वो कौन सा एग्जांपल है जिसमें आप उसको होमोलिप्टिक और हेट्रोलिप्टिक बोलोगे। तो मैं आपसे बता रहा हूं, अभी आप ध्यान से देखो, ये एग्जांपल अपने सामने लिखा हुआ है। वो एग्जांपल क्या है, NiCO4। सेंट्रल मेटल को हटा दो, उसके बाद क्या बच रहा है, CO, और एक जैसे कितनी फैमिली के लोग हैं, 4 हैं, तो इसको मैंने बोला होमोलेप्टिक। क्या बोला मैंने, इसको होमोलेप्टिक बोल दिया। अगर यहां पे कुछ और होता तो वहां पे उसको क्या बोलते थे, हेट्रोलिप्टिक। सर कुछ और होता तो मैं आपकी बात को क्लियर नहीं कर पा रहा हूं, कैसे कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि सपोज यहां पे होता Ni और NH3 होता, ठीक है, कुछ हो जाता, Cl हो जाता। अब ये देख रहे हो यहां पे एक से ज्यादा लिगेंड्स हैं, तो उसको मैंने हेट्रो बोल दिया। तो सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए, कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्लियर हो गया, लिगेंड्स क्लियर हो गया, उसके बाद रिलेशन क्लियर हो गया, एम्बिडेंस क्लियर हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर क्लियर हो गया, कोऑर्डिनेशन स्पेयर मैं अभी बता चुका हूं आपको एकदम कैसे करना है, ऑक्सीडेशन नंबर बता चुका हूं। पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो वर्क करता है एक ब्रैकेट पे, ब्रैकेट के अंदर हुआ क्या, सेंट्रल मेटल, और उसके बाद उससे जो अटैच करेंगे वो होंगे लीगेंड। सेंट्रल मेटल एज अ एक्सेप्टर होगा, लीगेंड एज अ डोनेटर होंगे। फिर उनकी कुछ कैटेगरीज होंगी कि वो मोनो है, बाई है, ट्राई है, तो आप समझ लोगे। बेटा देखो बहुत होगी पढ़ाई की बातें, अब मैं आपसे कह रहा हूं, सब कुछ ठीक चल रहा है ना, पढ़ रहे हो आप लोग घर पे कि नहीं, बेटा पढ़ना है। देखिए, और हम लोग को अगर आपको पढ़ना है सही से, तो इसके लिए आप सीधे आओ कहां पे, EduWorld आओ और जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और वहां पे देखो जाके बेटा बहुत कंटेंट है, फिजिक्स का भी है, मैथ्स का भी है, तो केमिस्ट्री के साथ साथ उसको आप जाके देख सकते हो, ठीक है। और हम लोग ने आपको कंसेप्ट बताया कि कैसे आप अच्छे परसेंटेज को मार्क गेन कर सकते हो, तो पूरा साइकोलॉजिकल फैक्ट है। अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं मैं एक दिन में करके, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इन माइंड मैप्स को जब आप पढ़ोगे तो आपको एकदम क्लियर कट, एकदम क्लियर हो जाएगा कि कैसे कंसेप्ट को समझना है, ठीक है। अब मैं आपसे ये कह दूं नहीं जाके जाओ 20 वीडियोस देखो जाके, फिर ये ऐसा है वो ऐसा है, आप कुछ मत देखो, आप ये जो पॉइंट्स क्लियर किए गए इनको ही देख लो, और एक बार नहीं 2-3 बार देखना, पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन का अगर क्वेश्चन आएगा तो वो आपसे गलत नहीं होगा, तो मैं आपसे प्लीज कह रहा हूं कि इसको एक बार देखना। तो चलो ये टर्म्स क्लियर हो गया, सबको कंफर्म हुआ ना, कंफर्म हुआ तो आप मुझे बताइए कि सर कहां से आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए बेटा, अब नीचे आते हैं। अभी मैंने आपको बता दिया कैसे डबल सॉल्ट, कैसे स्टेबिलिटी, सब कुछ बता दिया ना। और अगर आपको ये सब पढ़ना है तो मैंने आपको वर्नर्स थ्योरी, डेंसिटी, नॉमेनक्लेचर के लिए अलग स्पेसिफिक वीडियोस हैं हम लोग के चैनल पर पढ़े, आप उसको जाके देख सकते हो, वहां से और क्लियर हो जाएगा आपको। चलिए ठीक है, अब बात कर रहे हैं यही सी नॉमेनक्लेचर की। किसकी बात कर रहे हैं, नॉमेनक्लेचर बाय नेमिंग की, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग की बात कर रहे हैं। तो क्या कह रहा है, पहला नेमिंग और नॉमेनक्लेचर में क्या है, कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट, ठीक है। अभी जैसा बोल रहे बोलने दो। नेमिंग ऑफ लिगेंड्स इज अल्फाबेटिकल ऑर्डर, एनायनिक लिगेंड्स एंड इन O, ठीक है। न्यूट्रल एंड एनायनिक आर सेम, प्रीफिक्स मोनो डाई ट्राई फॉलोड बाय रोमन नंबर। अब सुनना एकदम क्लियर है, मतलब सर अगर कोई एग्जांपल दिया है, जैसे ये एग्जांपल दिया था NiCO4, तो अगर क्या इस पे कोई चार्ज है, क्या कोई चार्ज नहीं, तो ये क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। कोई चार्ज नहीं तो ये क्या है, न्यूट्रल है। K4FeCN6 जो भी एग्जांपल था, इसको अगर हम लोग बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, FeCN6 ऊपर क्या आ जाएगा, -4। तो मुझे ये पता है कि अगर किसी कंपाउंड पे निगेटिव चार्ज होता है तो वो एनायन होता है, ठीक है सर। तो ये एनायन हो गया। कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर कोई एनायन हो,
ठीक है, कोई एनायन मैंने आपको बताया था, तो जो नेमिंग होती है उसमें मेटल के पीछे क्या लग जाता है, जैसे मैंने बोला कि सपोज Fe को आयरन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आयरन। ये नॉर्मल नेम है, मतलब क्या, जब न्यूट्रल होगा या जब पॉजिटिव होगा तो वहां पे मैं आयरन को Fe बोलूंगा, सिर्फ आयरन है तो Fe है। लेकिन अगर किसी कंपाउंड पे नेगेटिव चार्ज आ गया तो उसकी नेमिंग के आगे मैं क्या लगा दूंगा, 8। क्या लगा दूंगा, 8। और मुझे ये पता है, अभी तो साफ साफ कह रहा है कि अगर सपोज ये 2 टाइम्स है तो डाई, 3 टाइम्स है तो ट्राई, 4 टाइम्स है तो टेट्रा, ऐसे करके बोल देंगे। तो नेमिंग में यही होता है। और हमको पता है जब हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर अगर नॉमेनक्लेचर में जाएंगे तो मैंने देखा है इस चीज को कि हम लोग जब वहां पे नेमिंग करते हैं तो हम लोग सेंटर मेटल के पीछे क्या रखते हैं, सेंटर मेटल के पीछे वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर रखते हैं। तो बहुत ध्यान से कर लेंगे, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। और आपको पता है उसने बोला अल्फाबेटिकल कौन पहले होगा, अगर मैं बोल रहा हूं साइनाइड हूं मैं, Cn, तो Cn की स्पेलिंग C से स्टार्ट होती है। मैंने बोला ब्रोमाइड हूं मैं, तो उसकी स्पेलिंग B से स्टार्ट होती है। तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सपोज यहां पे Br 2 टाइम्स दिया है और Cl 3 टाइम दिया है, जितने टाइम दिया होगा मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे फर्क किससे पड़ता है कि B से स्पेलिंग होती है Br की, तो अल्फाबेटिकल B पहले आएगा, और Cl की स्पेलिंग होती है क्लोरो, C से होती है। तो जो अल्फाबेटिकल पहले आता है उसको प्रेफरेंस में हम लोग पहले रखते हैं। समझ रहे हैं आप बात को? तो उस तरह से हम लोग नेमिंग को कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से नेमिंग। और अगर आपको क्लियर नहीं होता है तो बेटा मेरा एक वीडियो पड़ा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, नॉमेनक्लेचर, उसको आप जाके देखिए, वापस से माइंड मैप पे आइए, पूरे का पूरे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। पक्का कंफर्म हुआ, ठीक है। और हाँ, अब मैं आपसे कह रहा हूं, हम लोग तो सिर्फ क्या कर सकते हैं बेटा, आपकी हेल्प, इतना सब कुछ करके हेल्प कर सकते हैं आपकी, लेकिन आपको खुद की हेल्प खुद से ही करनी पड़ेगी। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो बेटा कुछ भी नहीं हो पाएगा, लेकिन आपको एक बार पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो अब इसका नेमिंग के लिए क्या है, यहां पे उसने पूरा पूरा स्पेसिफिक दिया है कि सेंट्रल एटम लिस्टेड फर्स्ट, लिगेंड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है, फॉर्मूला इज इन क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट, पॉली लिगेंड्स इन पैरेंथेसिस, नो स्पेस बिटवीन लिगेंड्स एंड मेटल, चार्ज इंडिकेट आउटसाइड, चार्ज ऑफ कैटायन बैलेंस बाय चार्ज ऑफ एनायन। तो ये सारे पॉइंट्स लिखे, इनको कैसे समझे, सुनना। सब सीधी सी बात है, यहां पे लिखा है CONS3 का होल 6, इसको ऐसे समझ लेते हैं, ठीक है। अभी क्या कह रहा, लिगेंड्स इज अल्फाबेटिकली फर्स्ट, मुझे अल्फाबेटिकली ऑर्डर, अगर सपोज एक है तो यहाँ पे अमीन किससे स्टार्ट होता है, मुझे पता है A से स्टार्ट होता है, यहाँ पे Br होता तो किससे स्टार्ट होता है, B से। तो ये पॉइंट तो क्लियर हो गया कि लिगेंड्स इज अल्फाबेटिकल, सेंट्रल एटम इज लिस्टेड फर्स्ट, ये तो मुझे कंफर्म है कि सबसे पहले तो मैं यही देखूंगा कौन एक्सेप्टर है, तो एक्सेप्टर यहाँ पे कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट इज एक्सेप्टर, ठीक है सर। तो सेंट्रल मेटल तो क्लियर हो गया, लिगेंड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर ये भी क्लियर हो गया, फॉर्मूला इन इंक्लूज, मैं तो साफ साफ कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि जब भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात होती है तो सिर्फ और सिर्फ एक ब्रैकेट की बात होती है, जिसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। क्या बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। अगर इसी की बात मैं क्या बात करता हूं, इसी की बात मैं करता कंसंट्रेशन टर्म में, तो वो हो जाता मोल पर लीटर। तो यहां पे बेटा कंसंट्रेशन तो है नहीं, लेकिन कंसंट्रेशन को भी इसी ब्रैकेट में लिखते हैं। फिर क्या कह रहा, जब भी नेमिंग करो तो उनके बीच में क्या करो, कोई स्पेस ना रखो। और जितने भी पॉली एटॉमिक लिगेंड्स होते हैं उनके जो नेमिंग मैंने आपको बताया था कि सपोज EN है, EN कि नेमिंग में क्या आता है, एथिलीन डाई एमीन। तो डाई तो पहले से ही आ गया, और मान लो सपोज ये 2 टाइम दिया है तो इसके नाम से पहले, डाई से पहले हम लोग क्या लगा देते हैं, बिस। क्या लगाते हैं, बिस। यहां पे थोड़ा फोकस करने वाली बात है। ऐसे क्या करते हैं, ऐसे नॉर्मल केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वहां पे डाई ट्राई नहीं करते, वहां पे बिस ट्रिस कर देते हैं। तो थोड़ा सा ये समझने वाली बात है। और हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर से चार्ज को बैलेंस कर लेंगे। ये सारे पॉइंट्स भी हैं, इनको एक बार वापस से जब देखेंगे तो सारे के सारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। दो मुझे तो क्लियर है, आप लोगों को क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आप कहोगे सर पढ़ा आप रहे हो तो आपको क्लियर होना चाहिए। नहीं, मैं कह रहा हूं कि मुझे क्लियर है, लेकिन आपको भी क्लियर होंगे जब आप इसको पढ़ोगे, है ना बेटा। तो इसको आप पढ़ना, और जब आप पढ़ोगे तभी क्लियर हो जाएगा। और बहुत कम टाइम में इतना अच्छे से लिखा है, अगर इसको आप सही से समझोगे तो। और ये देखिए, ये बेटा हम लोग की क्या है, वेबसाइट है, यहां पे जाके आप सारे नोट्स सब कुछ देख सकते हैं, ठीक है। इसको आप सीधा गूगल पे टाइप करेंगे और यहाँ पे सीधा वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, और वहां पे सारे के सारे बुक्स पढ़ी हैं, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथ्स हो, नोट्स पढ़े हैं, माइंड मैप वहाँ पे PDF के फॉर्म में है, वहाँ पे आप जा के देख सकते हैं इसको। और अब तो वीडियोस लेक्चर भी वहाँ पे आ गया, तो प्लीज एक बार विजिट करिएगा इस वेबसाइट पे, यहाँ बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जो और आपकी हेल्प भी होगी, क्योंकि अभी ये टाइम है जिस टाइम पे जब जाके आप प्रॉपर वे में अपना इससे जितनी हेल्प हो सकती है लीजिए, ठीक है। अच्छा, अभी क्या बात कर रहा हूं, अब आइसोमेरिज्म की जो पॉइंट दिए हैं एकदम आसान है, मैंने आपको शायद ध्यान, इसको तो मैं 2 मिनट में आपको बता दूंगा, बहुत आसान है। लिंकेज में अब आइसोमेरिज्म क्या होती है, एकदम एक छोटे से पॉइंट में आइसोमेरिज्म। अगर कोई पूछे आइसोमेरिज्म क्या है, मैंने बोला आइसोमेरिज्म ये है कि मैं किसी भी फॉर्म में
सपोज एक कोई फॉर्मूला है ए बी करके एक फॉर्मूला है और उसको मैं किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। किसी ने बोला सर मैं उसको ए बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा, मैंने कहा नहीं, मैं उसको ए बी के फॉर्म में ना रिप्रेजेंट करते हुए बी ए के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा। एलिमेंट तो सेम है ना, ए और बी है, उसी तरह से मैं बी ए लिख सकता हूं। हाँ सर आप लिख सकते हो। देखिए क्या होगा कि जो आपका मॉलिक्यूलर वेट है ए बी का वो नहीं चेंज होना चाहिए, बाकी का बारीकी सब कुछ क्लियर होना चाहिए। तो चलिए अब ये होता है क्या, आइसोमेरिज्म। तो अपने जो सिलेबस में आइसोमेरिज्म है वो स्ट्रक्चरल और स्टीरियो है। कौन कौन सी है, स्ट्रक्चरल एंड जो, यानी कि सर व्हाट डू मीन ऑफ स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। तो इसका मतलब ये है कि जो आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चर के बेसिस पे होगी कि स्ट्रक्चर चेंज कर दूं कुछ, तो स्ट्रक्चरल के बेस में होगी तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होगी। और स्टीरियो का मतलब ये होता है बेटा कि वो वहां पे कैसी हो जाएगी, वो वहां पे उसकी रिप्रेजेंटेशन पे हो जाएगी कि सपोज ये कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है 2D 3D, तो वहां पे स्टीरियो हो जाएगी। मैं आपको क्लियर कर देता हूं एकदम। चलिए देखते हैं, पहला क्या दिया है, आयनाइजेशन। ठीक है, क्या है, आयनाइजेशन। तो आयनाइजेशन में कुछ नहीं है, एकदम आसान सी ट्रिक है। अच्छा ये बताओ कि अगर मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपसे आइसोमेरिज्म की बात कर रहा हूं, तो कुछ कंपैरिजन के लिए कुछ तो होना चाहिए ना। तो यानी कि एग्जांपल दो लोग के साथ रहेगा, दो एग्जांपल होंगे तभी हम कंपेयर कर पाएंगे। तो सपोज एक एग्जांपल में यहाँ पे SO4 है, सल्फेट आयन है, नाम ही है आयनाइजेशन, और इसके बाहर क्या है, Br। तो जहां पे इंटरचेंज हो जाए आयंस, उनको बोलते हैं आयनाइजेशन, आइसोमेरिज्म। मैंने इसको रटा ही नहीं, एकदम आसान है। अभी भी क्या हुआ, सल्फेट आयन बाहर आ गया, Br अंदर आ गया, या क्लोराइड बाहर होता, Br अंदर होता, तो क्या होता है, इंटरचेंज करते हैं जब भी आयंस, तो उनको क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन, आइसोमेरिज्म। क्या कह रहा, आयनाइजेशन काउंटर आयन, यही तो हुआ ना। काउंटर आयन मींस क्या हुआ कि एक वहां पे गया, मतलब विदाउट चेंजिंग कोऑर्डिनेशन नंबर इज कॉल्ड। आपको अगर आइसोमेरिज्म लिखना है, ट्रिक क्या है कि आपकी इस एंटिटी पे कोई भी क्या होना चाहिए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सपोज यहां पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था, तो जब किसी को लेके आओगे ब्रैकेट के अंदर, तब भी क्या होना चाहिए, 6। जैसे नहीं होता मैच में होता सब्स्टिट्यूट, आप देखते हो किसी प्लेयर को, कुछ प्लेयर ग्राउंड से चले गए, उनको छोड़ लगे, कुछ टाइम के लिए कोई दूसरा प्लेयर आ गया, तो वो क्या होता है, सब्स्टिट्यूट फॉर्म में। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट फॉर्म है। अच्छा, कोऑर्डिनेशन इंटरचेंज का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेशन इंटरचेंज का मतलब क्या है कि आप इंटरचेंज कर लो कंपाउंड को, लेकिन आपके कोऑर्डिनेशन नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। उसके बाद क्या होता, उसके बाद इसको बोलते हैं, जैसे सॉल्वेंट लिखा है, इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रेटेड। तो यहां पे कौन चेंज होगा, यहां पे वाटर का मॉलिक्यूल, लेकिन कंडीशन एक ही है, हर जगह सिर्फ एक कंडीशन है। वो कंडीशन ये है कि आपको यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज नहीं करना। तो यहां पे ब्रैकेट के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। कितना है, 6 है। अभी देखो 5 + 1, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर गया, लेकिन वो किसी को अंदर लेके आया, यानी कि जहां पे वाटर का मॉलिक्यूल चेंज होगा उसको बोलेंगे हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म। याद हो गया सर, पक्का ना, याद हुआ ना बेटा? तो प्लीज पढ़ रहे हो ना घर पे, मैंने व्हाट्सएप के मैसेज नहीं बोले हैं, ठीक है। इस समय थोड़ा सा आप कहोगे सर की पढ़ाई के लिए तो डिजिटल में जाना ही पड़ेगा ना, इस समय लोग फोन से डिस्ट्रैक्ट हो रहे होंगे, तो प्लीज डिस्ट्रैक्ट ना होइए, ठीक है। अब मैंने देखा है बहुत से लोग, क्या मैं खुद का ही बताता हूँ कि हम लोग यूट्यूब पे गए कुछ पढ़ने के लिए, उस टाइम पे तो उतना ज़्यादा नहीं था, अभी ज़्यादा है। यूट्यूब से पढ़ने गए और फिर वहाँ से इंस्टाग्राम, फिर वहाँ से व्हाट्सएप, किस तरह से चेंज होता है हम लोग का माइंड मैप ही चेंज कर देते हैं। तो प्लीज़ इस माइंड मैप पे आइए, ठीक है, उसको मत चेंज करिए। और मैं फिर से कह रहा हूँ आपसे, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, इस माइंड मैप को ही कोई जो 2 to 3 टाइम्स अच्छे से पढ़ लेगा। आप मेरी वेबसाइट पे जाइए, हम लोग की वेबसाइट पे जाइए, यहाँ पे funneledu.com पे, वहाँ पे जाके आप उसको इस फॉर्म में भी देख सकते हैं, उसमें आप उसको जाके 2 to 3 टाइम्स रिवाइज करिए, बेटा आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, ठीक है। तो ये हाइड्रेटेड मैंने बता दिया। अच्छा, अब लिंकेज क्या होता है, अभी मैंने एक वर्ड बोला एम्बिडेंस, याद है ना, ऐसा नहीं हम लोग नीचे पढ़ रहे थे एम्बिडेंस क्या होते हैं, उस वर्ड पे जाते हैं वापस से। सर आपने कहाँ बोला इस वर्ड को, बताइए मुझे, मैं कैसे मान लूँ कि आपका अपने एम्बिडेंस बोला था। तो चलिए उस एम्बिडेंस वर्ड पे आते हैं, वहां से हम लोग इस पॉइंट को पूरा क्लियर कर देंगे 2 सेकंड में, ठीक है। तो मुझे 2 सेकंड दीजिए। वर्ड क्या है, एम्बिडेंट। अभी मैंने आपको समझाया था एम्बिडेंस का मतलब क्या होता है, जहां पे लिगेंड थ्रू 2 डिफरेंट एटम्स, मतलब अगर CN में एक बार सेंट्रल C है तो इसी CN को चेंज कर दिया, NC कर दिया, तो एक बार सेंट्रल कौन है, N है। इसको बोलते हैं क्या, एम्बिडेंस। चलिए वापस से जाते हैं, वापस से ऊपर पहुंचते हैं, फिर देखते हैं क्या हमें ये क्लियर हुआ आइसोमेरिज्म। हाँ सर, तो जहां पे एम्बिडेंस आ जाएंगे वहां पे हो जाएगा लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो सपोज एम्बिडेंस के फॉर्म में कौन कौन हो सकता है, देखते हैं ध्यान से। मैंने बोला था अभी ना, CN है तो NC, CNS है तो NCS, कुछ भी, ठीक है। अब जैसे लिखा है NO2,
तो बेटा इसको लिख सकते हैं ONO। और हाँ, मैंने आपको चार्ट दिया, अगर आप उसको एक बार आपको रिवीजन करना है लिगेंड्स की नेमिंग का, तो चार्ट पे जा सकते हैं। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा वीडियोस पे, जो मेरे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जब आप लोग जाएंगे वहाँ पे प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पे जो लिखा है नॉमेनक्लेचर इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, वहाँ से आप सारी की सारी नेमिंग को रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि हाँ विदाउट नेमिंग आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया लिंकेज। अब चल 2 सेकंड के लिए आते हैं किस पे, इस पे आते हैं क्या, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पे। तो स्ट्रक्चरल मैंने आपको बताया, स्ट्रक्चरल हो गया पूरा का पूरा। आ जाते हैं सॉरी स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। स्टीरियो में क्या था, ज्योमेट्रिकल और क्या, ऑप्टिकल। तो इसको बहुत आसान तरीके से पढ़ने का तरीका मैं आपको बताता हूं, एकदम ट्रिक मेथड से। ठीक है, 2 चीजें होती हैं, मैं तो इसको ऐसे पढ़ा, जैसे लिखा है सिस और ट्रांस, सिस और ट्रांस। तो अगर कोई अपनी इमेज देख ले, ठीक है, मैं क्या नहीं, लोग जाते हैं रोने लगते हैं शीशे के सामने, अपने आप को देख के नहीं, कुछ लोग होते हैं परेशान हो जाते हैं जब। तो उसी तरह से सिस का मतलब क्या है, जब आप शीशे के सामने गए, शीशे के सामने गए तो किसकी इमेज आएगी, आपकी। कहते नहीं है कि दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, एक वो जो शीशे से सामने खड़ा होता है और एक वो जो शीशे के पीछे खड़ा होता है। तो एक्चुअल में वही इंसान है, वो Cl है, शीशे के सामने खड़ा हुआ तो क्या हो गया, सिस, यानी उसकी इमेज आएगी। अमोनिया खड़ा हुआ तो उसकी इमेज आएगी। तो इसमें 2 ही फॉर्म हो सकते हैं ज्योमेट्रिकल में, सिस और ट्रांस। जब आपकी इमेज आएगी तो आप सिस फॉर्म में हो, और जब आपकी इमेज नहीं आ रही तो आप क्या हो, ट्रांसफॉर्म में हो। तो अब Cl के सामने Cl होना चाहिए, तो नहीं हुआ सर, तो ये हो गया ट्रांसफॉर्म। ये कैसे लिखेंगे, अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो आप इसको 2 2 करके लिख लेंगे, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो आप इसको 3 3 करके लिख लेंगे। ठीक है, ये होता है ज्योमेट्रिकल। और अच्छा, इसको मुझे 3D फॉर्म में, अब जैसे लिखा ये वर्ड लिखा है ऑप्टिकल, ठीक है, इमेज विच कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड, इमेज विच कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड। इसको मैं बहुत आसान शब्दों में समझाता हूं। मैंने एक अल्फाबेट लिया V, ठीक है, तो अब मैंने इसकी मिरर इमेज ली तो भाई इमेज ऐसे बनी। या मैंने अपने इडूवर्ड का ही नाम ले लिया ई ऐसे हुआ, शीशे के सामने गया बेचारा, तो उसके इसकी इमेज कैसे आने लगी, कुछ ऐसे आई। इसको उठाओ, इसको यहां से उठाओ, इस पे रखो, तो क्या ये रख पाएगा क्या, नहीं। लेकिन V को उठाओगे, V को उठा के इस पे रखोगे तो V एकदम सही से इस पे रख जाएगा। ये क्या है, ये इंपोज हो जाएगा इस पे। तो जब ये इंपोज हो जाएगा तो मैं कंफर्म नहीं कर पाऊंगा आपसे कि कौन रियल है और कौन मिरर इमेज है। ठीक है, इसमें तो मैं क्लियर कर लूंगा कि मुझे यहां दिख रहा है, क्योंकि इस पे इंपोज ही नहीं हो पाएगा। तो मैं बता दूंगा कि जो इस फ्रंट से खड़ा है वो रियल है, जो उस साइड से खड़ा है वो क्या है, वो इमेजिनरी है। लेकिन इसमें नहीं कर पाऊंगा। तो जिसमें हम लोग इंपोज नहीं कर पाते हैं, जैसे एग्जांपल देख रहे हैं, इसको उठाएंगे, इसको उठाया हम लोग ने, इसको यहां से उठाया और मिरर के सामने रख दिया, जिसको हम लोग नहीं कर पाते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे हम लोग सीधा से पढ़ के इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आइसोमेरिज्म का पार्ट भी हो गया बेटा। अभी बात करते हैं, ठीक है, तो वो लिखा है यहाँ पे, इसको पढ़ सकते हैं हम लोग, ध्यान से पढ़ेंगे तो एकदम ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये तो अभी यूजर्स की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे पॉइंट क्या कह रहा है, ठीक है, अब यहाँ पे कुछ थ्योरी है, आइसोमेरिज्म है, तो अब कुछ कंपाउंड होंगे कोऑर्डिनेशन, उनके कुछ यूजेस होंगे, एकदम आसान शब्दों में करते हैं, क्लियर करते हैं हम लोग को। ये थ्योरी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बार बार चिल्ला के मैं समझ गया, इतना समझाया था मैंने कि एक बेटा ग्राउंड स्टेट होता है, एक एक्साइटेड स्टेट होता है। ग्राउंड स्टेट में जिस फॉर्म में मैं रहता हूँ, जैसे सपोज मैं अपने घर में जैसा भी रहता हूँ, ठीक है, आप घर में ऐसे हैं कि कुछ भी पहन लिया, लेकिन कहीं पे जाते हैं ना तो हम लोग को थोड़ा सा, तो वो एक्साइटेड स्टेट होती है जहाँ पे हमको कहीं फॉर्म में कुछ तैयार होके जाना है, तो उस फॉर्म में हम लोग वहां से ऑक्सीडेशन नंबर निकालते थे। तो यानी कि ये याद नहीं है, इसमें लिखा था, हमको याद होगा, मैंने कहा था DSP, याद है आपको, DSP बनाते थे, फिर वहां पे हम लोग स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड भरते थे। ठीक है, तो यही SPD, ठीक है, इस फॉर्म में लिखते थे। फिर इसका मैंने बताया था कि कुछ हाइब्रिडाइजेशन करते थे, sp3 टेट्राहेड्रल, DSP2 स्क्वायर पिनर, sp3d ट्राइगोनल पिरामिडल, sp3d2 को ऑक्टाहेड्रल। मैंने कहा था जब किसी की शुरुआत S से हो जाए तो उसको बोलते हैं आउटर। देखो बेटा आउटर, इनर लिखा है वहां पे, दिख रहा है आपको कि अगर किसी की स्टार्टिंग कैसे हो जाए, इस फॉर्म को बोलते हैं क्या, इनर। अगर ये अंदर से D से स्टार्ट हो जाए तो उसको बोलते हैं इनर फॉर्म, और S से स्टार्ट हो जाए इसको आउटर फॉर्म। हम लोग वहां पे फिल करते थे, मैंने बताया था अमोनिया CnCO, इसको देख सकते हैं आप वीडियो पे जाके, अमोनिया CnCO इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ये हमेशा पेयरिंग करता रहा और किस तरह से अनपेयर्ड करते थे क्लोरीन, पूरा अच्छे से समझाया। और वापस से फिर मैंने कहा था कि इसको याद कर लीजिए कि केमिस्ट्री में 4 का मतलब क्या होता है, sp3। फिर हम लोग वहां पे लिगेंड्स हो गया करते थे, उनको प्लेस देते थे रहने के लिए। एक लिगेंड एक पूरा का पूरा ऑर्बिटल चाहता था, पूरा का पूरा समझाया मैंने। DSP ऑर्डर किस तरह से DSP करते थे, ये भी पूरा कंफर्म था। तो उसको वहां से पढ़ेंगे तो एकदम क्लियर कट एकदम
हो जाएगा सब कुछ। तो ये था, और इसमें मैंने कहा था एक फॉर्मूला होता है बेटा, याद रखना, मैग्नेटिक मोमेंट का √NN+2, देखो यहाँ पे लिखा है √NN+2, जिसका यूनिट क्या होता है, बोहर मैग्नेट्रॉन। सब कुछ तो बेटा लिखा है, सब कुछ तो क्लियर है, बस आपको एक बार इसको पढ़ना है, और या 2x की स्पीड पे जाके आप वहां पे उस वीडियो को देख सकते हैं। उससे क्या हो जाएगा, एकदम पूरा का पूरा आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे इसको फॉर्म करना है। ठीक है, अभी बात करते हैं, ये हो गया। फिर हम लोग ने कहा था CFSE थ्योरी थी बेटा, ये तो बहुत आसान थी, T2G और EG वाली, ट्रिपलेट डुपलेट, याद है ना किस तरह से मैंने कहा था, DXY DYZ DZX था, डी जनरेटेड, देखो ये वर्ड लिखा है ना, डी जनरेटेड, यही था ना कि DXY DYZ DZX को मैं क्या बोलता था, डी जनरेटेड बोलता था। और मैंने कहा था कि जो दो तरीके की एनर्जीज थी, अगर आपको ध्यान होगा, मैंने कहा था 3 बॉक्स नीचे है ना, और 2 बॉक्स ऊपर। टेट्राहेड्रल में किस तरह से मैंने कहा था, टेट्राहेड्रल में उल्टा हो जाता है, टेट्राहेड्रल की एनर्जी को हम लोग डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करते थे, याद है ना। और जो स्क्वायर प्लेनर था या जो ऑक्टाहेड्रल था, उसकी एनर्जी को डेल्टा नॉट से रिप्रेजेंट करते थे। देखो ध्यान से, सब कुछ तो लिखा है यहाँ पे। और स्प्लिट करने का मतलब क्या, जब बॉक्स, सपोज मेरे पास 3 बॉक्सेस हैं, यहाँ पे 3 बॉक्सेस थे, याद करिएगा, उसको आप जाके देखिएगा, DXY DYZ DZX है, तो अब 2 बॉक्स नहीं है, तो नीचे की जो एनर्जी थी, जो कि वो वर्ड क्या कर रहा, यहाँ पे वर्ड लिखा है डी जनरेटेड ऑर्बिटल। तो डी जनरेटेड मतलब क्या, अगर मैं बात करता हूं डी ब्लॉक में, तो 5 थे बॉक्स, और 5 बॉक्स में मैंने कहा नहीं था, नीचे 3 और ऊपर 2, तो इस तरह से ऑर्डर था, अगर आपको ध्यान होगा। और वैसे अगर आप चाहो तो मैं इसको आपको वापस से क्लियर कर सकता हूँ, नहीं वीडियोस पे जाके पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं कैसे डी जनरेट थे, उनको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो वो क्या था, पूरा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिससे मैं क्लियर करता था कि कौन ऑर्बिटल पैरामैग्नेटिक है, कौन डायम है। मैंने कहा था कि इफ नंबर्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक, इफ नंबर्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट है तो वहां पे क्या बोलेंगे, उसको डायमैग्नेटिक बोलते थे। तो ये था CFSE थ्योरी। फिर वर्नर्स थ्योरी, वर्नर्स थ्योरी तो सबसे मेरा फेवरेट पार्ट था, मैं बार बार वर्नर्स थ्योरी आपसे बोलता था। अगर आपको ध्यान हो, मैंने कहा था कि ब्रैकेट ले लेंगे, तो ब्रैकेट से जो मुझे पहले मिलेगा, सपोज लिखा है यहाँ पे, जैसे लिखा है NiCO4, ठीक है, या कुछ ऐसे करके लिखा है, तो अब यहाँ पे मैं आया तो यहाँ पे मुझे कुछ नहीं मिला, ठीक है। या एक एग्जांपल लिखा है, सपोज कि जैसे यहाँ पे लिखा है NiCN करके लिखा है, और ब्रैकेट से बाहर भी कुछ लिखा है Cl, ये लिख दिया। तो जो ब्रैकेट से बाहर मिलता था बेटा, उसको हम लोग प्राइमरी, और जो ब्रैकेट के अंदर, तो उसको क्या बोलते थे, सेकेंडरी। देखो, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल्स शो प्राइमरी एंड सेकेंडरी, वही है ना, कि जहां से, जैसे मैं यहाँ से चलना चालू किया, तो इधर से जो ब्रैकेट से मुझे बाहर मिलेगा, उसको मैंने प्राइमरी, जो मुझे पहले मिल गया प्राइमरी वैलेंसी आयंस, ठीक है, आयंस में तो ब्रेक होगा, क्योंकि यही तो आयंस में ब्रेक होगा, जो मुझे पहले मिल जाएगा उसको प्राइमरी बोल दिया। और जो ब्रैकेट के अंदर होगा उसको मैं क्या बोलूंगा, उसको बोलूंगा सेकेंडरी। देखो, जो ब्रैकेट के अंदर नॉन आयनिजेबल, सीधी सी बात, आप मुझे ये बताओ, अगर लिखा है NiCN4, ये ब्रैकेट के अंदर है, तो ये नहीं आयंस में जाएगा बेटा। यही तो पूरा कंसेप्ट है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, कि आप पूरे ब्रैकेट पे चार्ज लाओगे, तो ये तो होगा नहीं। यानी आप क्या कहना चाहते हो सर, मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जितने भी ऑक्सीडेशन नंबर्स होंगे वो आयंस में ब्रेक होंगे, और जितने भी कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे वो आयंस में ब्रेक नहीं होंगे। अरे कह दो सर, मैं तो बहुत बार ब्रेक हुए हैं, हम लोग तो ब्रेक ही होते रहते हैं सुबह से शाम तक। वो वाला ब्रेक नहीं कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं आपसे कि जो बेटा, आप समझ रहे हो ना मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो अभी लिंकेज की बात करें, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। और उसी के बेसिस पे वर्नर ने 2 बातों में बताया, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी से ऑक्सीडेशन नंबर, सेकेंडरी वैलेंसी से कोऑर्डिनेशन नंबर। मैं आपको समझा चुका हूं जितने भी मोनोडेंटेट होते हैं, मैंने लिखा था अभी इससे पहले, आपको अगर ध्यान होगा कि CN मोनोडेंटेट है, ये CN की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, Cl की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। उसी बेसिस पे हम लोग क्या कर लेंगे, वर्नर्स थ्योरी कर लेंगे। अगर आपको वीडियोस देखने हैं तो आपको ध्यान होगा, मैंने डेंटिसिटी भी समझाया, वहां पे नॉमेनक्लेचर सब एक पॉइंट से वहां पे क्लियर है। आप EduWord पे जाके, प्लीज हम लोग की वेबसाइट पे एक बार जाके विजिट करिएगा, वहां पे सारी की सारी बुक्स दी हैं, बहुत अच्छे नोट्स हैं, क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, उनको आप करेंगे तो बहुत ज्यादा आपको क्या हो जाएगा, क्लियर होगा वहां से, ठीक है। और यहाँ ये जो पूरा माइंड मैप था, एक्चुअल में माइंड मैप ने क्या कहा, मैंने आपको एक एक पॉइंट क्लियर कर दिया, ठीक है। और वापस से अगर देखेंगे तो चाहे ये वर्नर्स थ्योरी है, चाहे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, ठीक है। कलर मैंने अभी बताया ना कि इफ नंबर्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, अगर आप पे होंगे, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो आप कलर होगे, नहीं तो नहीं होगे, ठीक है, उस बेसिस पे। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद हम लोग ध्यान से देखेंगे कि कैसे मेटल में बॉन्ड, अभी बताया ना कि बॉन्ड बनते हैं, तो बॉन्ड के लिए तो सिग्मा और पाई चाहिए ही होगा, सब कुछ बताया। फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मैंने आपको बताई, फिर मैंने आपको बताया किस तरह से आइसोमेरिज्म होता है बेटा, ये सब बताया, आपको क्लियर किया, ठीक है। और उसके बाद अगर बहुत ध्यान से देखें, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चरल स्टीरियो बताया मैंने आपको, प्लीज ये भी मैंने आपको बताया कि इस पे विजिट करिए, तो एक बार जरूर जाके, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, जाइएगा, और वहां बहुत अच्छे नोट्स हैं, बुक को आप पढ़ेंगे तो बहुत कुछ पढ़ने को आपको मिलेगा, माइंड मैप भी है, सब कुछ है, आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, PDF फॉर्म में ले सकते हैं,
ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग जाएंगे तो मैंने आपको बताया किस तरह से फॉर्मूले फॉर्म करते हैं, नेमिंग कैसे होती है, सब कुछ बता दिया, ठीक है। कैसे कंपाउंड वो चेंज कहता है डबल सॉल्ट, और ये सब कुछ देखिए, सारे पॉइंट क्लियर हैं। अब इससे अच्छा बेटा, और यहां तक कि टर्म्स भी दे दिए कि तुमको ये भी नहीं समझ में आ रहा है, कम से कम टर्म्स देख के तो बता सकते हो। तो बेटा इससे अच्छा बताइए और क्या कर सकता है कोई। तो हम लोग ने पूरा ट्राई किया है कि आपके किसी तरह से बोर्ड एग्जाम में मार्क्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आपको पता है केमिस्ट्री एग्जाम 28 फेब को है। तो मैं आपसे कह रहा हूं इसको 2 to 3 टाइम्स देखेंगे, पूरे के पूरे पॉइंट क्लियर हो गए और आपको वैसे ही रिवीजन हो जाएगा। आपको अलग से ये नहीं कि 20 पेज पढ़ रहे हैं, 30 पेज पढ़ रहे हैं या अलग अलग वीडियोस देख रहे हैं। हाँ, आप अगर आपको क्लियर करना है तो एक बार आप जाके मेरे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, नॉमेनक्लेचर है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, इन पे जाके एक बार विजिट करेंगे, वीडियोस को देखेंगे प्लेलिस्ट में 2x की स्पीड में, तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, वो आपको क्लियर एंड एकदम क्लियर हो जाएगा। और मैं फिर से कह रहा हूं प्लीज बेटा सब्सक्राइब करिए चैनल को, और ग्रुप में जिनकी हेल्प हो सके उनके ग्रुप में उसको शेयर करिए। और मैं आपसे ये करूंगा, हाँ एक बात और मैं बोलना चाहता हूं, जो आपको क्वेश्चन में दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में बोलिए कि सर इस पार्ट में दिक्कत है या ये इसका वीडियो में चाहिए, तो हम लोग को बहुत ज्यादा हेल्प होगी। तो बेटा मैं लास्ट में आपसे यही बोलूंगा कि आप अगर जो आपको क्या लग रहा हो कि मैं आपसे ये बात इस बात को बोल रहा हूं कि अगर आप जो सजेशन देंगे उससे बेटा हम लोग क्या इंप्रूव कर पाएंगे खुद को, क्योंकि हम लोग को जब तक आप लोग अपने कमेंट्स में नहीं बताएंगे कि सर हमें क्या प्रॉब्लम्स है, तो हम लोग इंप्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे। और रियल इंप्रूवमेंट तभी हो पाएगा जब आप लोग बोलेंगे। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि प्लीज प्लीज एंड प्लीज पढ़िए भी, और साथ में क्या यहां से जैसे हेल्प हो सकती है। और मैं आपसे कह रहा हूं ऐसा कल्चर इससे पहले नहीं था माइंड मैप का, जो मुझे देखने को लग रहा है बहुत अच्छा कंसेप्ट है बेटा। हर चैप्टर्स का माइंड मैप है, आप जाके हम लोग की वेबसाइट पे जाइए, वहां पे विजिट करिए और आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। लास्ट में आपसे यही कहूंगा, प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो भी सजेशन देना चाहता है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए ठीक है बेटा।